नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप कृष्णात्रे है और आज हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की एक विशिष्ट पद्धति जो है, बड़ी आसान सरल सी पद्धति, उस पर हम बात करने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग। अब कन्वीनियंस का तो मतलब आप जानते ही हो। इसका मतलब ये कि जो आपको सुविधा लगे, जैसी आपकी सुविधा है, उस समय आप अपने सैंपल को सेलेक्ट कर लोगे, उसका चयन कर लोगे आप। अब इसके मैं कुछ उदाहरण देता हूं जिससे आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कि कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या होती है और कन्वीनियंस सैम्पलिंग को क्यों नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड के अंतर्गत रखा गया है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग का मतलब ये हुआ कि समझिए आपको विश्वविद्यालय के किसी कक्षा में जाके कुछ सैंपल को चुनना है, तो रैंडम सैम्पलिंग से आप ये करते कि कुछ विद्यार्थियों का चयन कर लेते और फिर उन्हीं विद्यार्थियों से जाके आप बात करते। मगर कन्वीनियंस सैम्पलिंग में ऐसा नहीं होता है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग में ये हो गया कि 10 बजे क्लास लगने वाली है, पौने 10 बजे जाके आप क्लास के बाहर खड़े हो गए और आपको क्लास में 40 विद्यार्थियों और 4 विद्यार्थियों का चयन करना है। तो पहले जो 4 विद्यार्थी आ गए उनका आपने सिलेक्शन कर लिया, उनका आपने चयन कर लिया, ये हो गया कन्वीनियंस सैम्पलिंग। या दूसरी तरह ये देख लीजिए, आप किसी शॉपिंग में जाके, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाके कुछ कस्टमर्स का चयन करना चाहते हैं। आप ये भी जानते हैं, आपको शोध के द्वारा पता चलता है कि जो दिन में शॉपिंग करने जाते हैं, जो शाम में शॉपिंग करने जाते हैं, उनमें अंतर होता है। जो प्राय दिन में जाते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, वो यंग होते हैं, वो पेयर्स में जाते हैं, लड़के लड़की जाते हैं। और जो शाम में या थोड़ी देर बाद 7-8 बजे जाते हैं, वो मिडिल एज आदमी होते हैं, शादीशुदा होते हैं, बच्चों को साथ ले जाते हैं। तो इनकी ज़रूरतें, इनकी आवश्यकताएं, इनका शॉपिंग बिहेवियर जो है दूसरा होता है। मगर कन्वीनियंस सैम्पलिंग में आप ऐसा करेंगे कि सुबह जाके खड़े हो जाएंगे, जो 10 लोग आपको चाहिए, जो पहले 10 जाते हैं उनको आपने चयन कर लिया। तो ऐसी पद्धति से आप सैंपल को चयन करते हैं, तो ये आपका जो सैंपल है, जो 10 या 4 लोगों को आपने जिनका चयन किया है, ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते हैं उन सब पॉपुलेशन के जो या शॉपिंग करने जाते हों या जो क्लास में पढ़ने आते हों। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो जनरलाइजेशन करना चाहते हैं वो पूरे पॉपुलेशन पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका सैंपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, रैंडम नहीं है। तो इसमें दिक्कत ये हो जाती है कि रैंडम सैम्पलिंग के अंतर्गत प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आप सैम्पलिंग एरर आप पता लगा सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, और ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। सैम्पलिंग एरर को बड़ी आसानी से, सरल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। कुछ लोग जो विशेषज्ञ हैं इसमें मेरी पूरी बात से सहमत ना हूँ, मगर आप समझ जाएं, इसके लिए मैं आपको 1-2 लाइन में समझाता हूँ कि सैम्पलिंग एरर क्या है। देखिए, एक सैंपल है 10,000 लोगों का, 1,000 लोगों का, 100 लोगों का, और आप में उसमें वो पॉपुलेशन है आपका, उसमें से आप कुछ लोगों का चयन करते हैं और कुछ लोगों का चयन करने के बाद आप उनका एक, समझिए, मीन निकालते हैं, एक एवरेज निकालते हैं, मीन निकालते हैं। तो ये जो मीन आपका निकलता है एक सैंपल का, ये आपके पॉपुलेशन मीन से भिन्न होता है, अलग होता है। समझिए कि आपका पॉपुलेशन क्लास, आप एक क्लास का एक सर्वेक्षण करना चाहते हो, 40 विद्यार्थी हैं। कल्पना कीजिए कि 40 विद्यार्थियों का आप सर्वेक्षण कर सकते हो। 40 विद्यार्थियों का आपने एक टेस्ट दिया और टेस्ट देने के बाद आपने उनका औसत निकाल लिया कि किसी को 10 मिले, किसी को 5 मिले, किसी को 10 में से 5 मिले, 4 मिले, 3 मिले। आपने सबको ऐड किया, 40 से डिवाइड किया, क्लास का आपको एवरेज मिल गया। ये जो एवरेज है, ये पॉपुलेशन का एवरेज है। क्योंकि स्टडी आप 40 लोगों के पॉपुलेशन के बीच कर रहे हो। समझिए किसी वजह से आप इन 40 लोगों का चयन नहीं कर सकते, आप सिर्फ 4 या 6 लोगों का चयन करना चाहते हो, है ना। तो आप 4 या 6 लोगों को वही टेस्ट दोगे और उनका आप एवरेज निकालोगे। तो समझ में आने वाली बात है कि जो 40 विद्यार्थियों का जो एवरेज निकलेगा, जो पॉपुलेशन एवरेज है, वो आपके 4 विद्यार्थियों को जो एवरेज होगा उससे भिन्न होगा। इसको कहते हैं सैम्पलिंग एरर। तो आपका मीन, आपके सैंपल का मीन कितना दूर होता है, कितना उसका भिन्न होता है पॉपुलेशन मीन से, इसको सैम्पलिंग एरर कर लेते हैं। जैसे समझ लीजिए कि आपका पॉपुलेशन का मीन 10 है और आपका सैम्पलिंग एरर 8 निकला, तो आप इसको पता लगा सकते हो कि यहाँ सैम्पलिंग एरर 2 का है। मोटे मोटे रूप से मैंने समझाने की कोशिश की है। रैंडम सैम्पलिंग में आप ये कैलकुलेट कर सकते हो, मगर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आप इस सैम्पलिंग एरर को कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। इसके लिए जनरलाइजेबिलिटी पे बहुत बड़ा सवाल उठता है। अब अक्सर जो आप अखबारों में, टेलीविज़न में जो सर्वेक्षण के बारे में देखते हो, एक अखबार में छोटा सा फ्रंट पेज पे एक कॉलम कभी कभी आ जाता है, एक छोटा सा बॉक्स आइटम, कि हमने जो है 10,000 लोगों से बात की, 4,000 लोगों को हमने जवाब देने को कहा,
या हमने एक सवाल पूछा और कुछ हज़ार लोगों ने जवाब दे दिया है और उसका आपको पता चलता है कि एक छोटा सा बार डायग्राम मिल जाता है कि 40 लोग इसके पक्ष में हैं, 20 लोग इसके पक्ष में नहीं हैं और बाकी के लोग जो है अनसर्टन है, उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया है। तो इस तरह का सर्वेक्षण जो है वो बेसिकली कन्वीनियंस सैम्पलिंग होता है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा, वो अखबार में सवाल जो पूछा गया है मैंने पढ़ा, आपने जवाब नहीं दिया, मैंने जवाब दे दिया, तो आपकी इच्छा अनुसार होता है कि जवाब दें या ना दें। तो इस पे सैम्पलिंग पे आपका पूरा नियंत्रण नहीं होता है। इसके लिए आपको जो है जो जिस तरह की सैम्पलिंग प्रक्रिया अपन अपनाते हो उसको अपन कहते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग प्राय जब आप पीएचडी कर रहे होते हो तो आप जिस तरह से अधिकांश समय ये होता है, अक्सर ये होता है कि आप जो हैं 100, 200, 300 लोगों का सेलेक्ट कर लेते हो, उसमें आप किसी का सैम्पलिंग फ्रेम नहीं बनाते हो, उसमें से आप उसको व्यवस्थित ढंग से उसका रैंडमली सेलेक्ट नहीं करते हो। पीएचडी में ये प्राय छूट दी जाती है कि आप कन्वीनियंस लिंक सैम्पलिंग तैयार करो। मगर आपको इस बात का पता होना चाहिए कि कन्वीनियंस सैम्पलिंग के क्या लिमिटेशंस हैं और इसके भारी लिमिटेशंस हैं। और जब आप लिखते हो अपनी फाइनल चैप्टर या अपना डिस्कशन या रिजल्ट्स, तो इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए कि आपने कन्वीनियंस सैम्पलिंग लिया है और अगर आप इसको जनरलाइज करके सैम्पल के द्वारा पॉपुलेशन के बारे में कुछ कहना चाहते हो, उस पर आपको थोड़ा संयमित रूप से लिखना चाहिए। धन्यवाद।